नमस्कार, स्पेशल एडिशन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे कांग्रेस में बड़े बदलाव की, बात करेंगे कांग्रेस के उन नेताओं की जिन्हें संगठन के खिलाफ बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। सोनिया गांधी ने लेटर बम फोड़ने वाले नेताओं पर उनके पर कतरने की कोशिश भी की है। वहीं सोनिया और राहुल के प्रति पार्टी के वफादारों को इनाम मिला है। संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर राहुल के पसंद के नेताओं को जगह दी गई है ताकि राहुल की अगली पारी में कोई दिक्कत ना हो। वहीं यूपी चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी का भी कद बढ़ाया गया है। प्रियंका को महासचिव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बनाया गया है। अब सवाल है कि क्या राहुल को पार्टी में फिर से लाने के लिए ये कवायद की गई है? क्या राहुल के रास्ते के कांटे को पार्टी से किनारे कर दिया गया है? क्या गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वालों को पर कतर दिए जाएंगे? और ऐसे में इन सवालों के तमाम जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के खिलाफ जिसने भी फन उठाने की कोशिश की है, पार्टी ने उसे सजा सुनाई है। कांग्रेस में आवाज उठाने वालों के पर कतर दिए जाते रहे हैं। उसके बाद भी 23 नेताओं ने लेटर बम फोड़ा था। अब उन नेताओं को सोनिया ने कद छोटा कर सबक सिखाया है। पार्टी संगठन में फेरबदल करने वाले नेताओं को ही बदल दिया गया है। इस बदलाव से साफ संकेत है कि गांधी परिवार के खिलाफ बोलोगे तो पार्टी से दरकिनार कर दिए जाओगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में भारी बदलाव किया है। इस बदलाव की बयार में वो नेता बह गए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। पार्टी में हुए फेरबदल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदल दिए गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव की मांग करने वाले नेताओं की कप्तानी करने वाले गुलाम नबी आजाद के पर कतर दिए गए हैं, तो गांधी परिवार के पक्ष में खड़े रहने वाले नेताओं को वफादारी के तौर पर प्रमोशन का इनाम दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थक नए नेताओं के साथ संगठन और कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई है। देखिए, हम बहुत बार कहते हैं कि ये जो पार्टी है ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हो चुकी है, और जो फैमिली फोटो फ्रेम से थोड़ा सा आउट हो जाता है तो उसे वो ये जो है नॉट आउट कर देते हैं, अब उसे जो है वो कंप्लीट आउट कर देते हैं। तो इसलिए नॉट आउट होने के लिए जो है वो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स होना जरूरी है, वरना जो है वो आउट कर दिए जाओगे। राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो बदलाव संगठन में करना चाहते थे उसे आखिरकार सोनिया गांधी ने अब कर दिया है। राहुल जिनको पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते थे, उन्हें जिम्मेदारी के साथ पद भी मिल गए हैं। कांग्रेस संगठन के फेरबदल में अब ज्यादातर राज्यों की जिम्मेदारी राहुल के करीबियों के हाथ में सौंपी गई है। नाराज जितिन प्रसाद को भी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी देकर युवाओं को खुश करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी के भरोसेमंद रणदीप सिंह सुरजेवाला को महासचिव बनाकर कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, देखो, गुलाम नबी आजाद साहब ऑलरेडी कांग्रेस के बहुत ही बड़े स्तंभ है और लीडर ऑफ अपोजिशन है। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और टॉप टू बॉटम अपोजिशन झेल रही है, आज़ाद साहब तो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मेरे ख्याल से आज भी एक कैबिनेट मिनिस्टीरियल स्टेटस रखते हैं जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ होता है, और तमाम नॉन बीजेपी पार्टीज़ के बीच में जो तालमेल करके अभी तक चले आए हैं। कल ही आपने देखा होगा कि आज़ाद साहब को पार्टी ने असाइन किया है एज लीडर ऑफ अपोजिशन की डिप्टी चेयरमैन पोस्ट का इंतखाब करना, कैंडिडेट बनाना, फिर दूसरे पार्टीज के साथ तालमेल करके उसको कामयाब बनाना। मेरे ख्याल से उस तरह के असाइनमेंट उस मुल्की सतह पर कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कुछ चेहरों का कद कम कर दिया गया है, लेकिन कुछ पर असंतोष दिखाने के बाद भी भरोसा दिखाया गया है। चिट्ठी लिखने वाले G23 के कप्तान गुलाम नबी आजाद की पार्टी महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। गुलाम नबी और आनंद शर्मा को कांग्रेस की शीर्ष इकाई कार्य समिति में बरकरार रखा है। लेटर बम फोड़ने वालों में शामिल मनीष तिवारी, राज बब्बर, पृथ्वीराज चौहान, कपिल सिब्बल और शशि थरूर को न ही संगठन में और न ही कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई है।
वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सचिन पायलट के घर वापसी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें केंद्रीय संगठन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पायलट को भी जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस की शीर्ष इकाई कांग्रेस कार्य समिति और संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी ने जहां कुछ वरिष्ठ नेताओं को बनाए रखा है, तो वहीं राहुल के करीबी कई युवा चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है। मुझे जो जानकारी है, खुद इच्छा जाहिर की थी, हरियाणा से छुट्टी चाहते थे और आज भी अभी भी CWC नया बना है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जो सबसे बड़ा बॉडी है, जहां सब कुछ तय होता है, कांग्रेस की नीतियों पर चर्चा होती है, उस बॉडी में हैं और बाकी लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं। तो ये सब गलत अफवाह फैलाया जाता है। पार्टी आलाकमान ने अच्छा काम करने वाले लोगों को संगठन में तरजीह दी है। मैं पार्टी आलाकमान को विशेषकर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने नई टीम का गठन किया। कांग्रेस में फेरबदल से प्रियंका गांधी का कद भी बढ़ा दिया गया है। प्रियंका गांधी को महासचिव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रियंका को पूरे प्रदेश का जिम्मा आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उसी को ध्यान में रखकर प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी है। प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय हैं और सूबे की योगी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरती आई हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज में रूटीन चेंजेस होती हैं, हमेशा सिचुएशन चेंज होती है। लोगों को अपने तरफ जोड़ने के लिए, उनको एक्सपीरियंस देने के लिए ये करना आवश्यक होता है और वही एक एक्सरसाइज है। कांग्रेस में फेरबदल से साफ है कि राहुल गांधी के करीबियों पर नेतृत्व ने फिर से भरोसा जताते हुए अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जिसने राहुल को पार्टी का मुखिया बनाने में हामी मिलाई, उसे इनाम दिया है। बताया जा रहा है ये सभी बदलाव राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए किया गया है। एक तरह से अगले कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने की पटकथा लिखी जा चुकी है। राहुल के नाम पर विरोध करने वाले पार्टी नेता अब किनारे हैं, इसलिए अब बिना रोक टोक राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। अब सवाल है कि कांग्रेस में हमेशा गांधी परिवार ही राज करेगा? क्या राहुल गांधी ही अब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे? क्या पार्टी में अब राहुल के नाम पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा? क्या इस बदलाव के बाद बगावत के सुर बंद हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज स्पेशल एडिशन में दरअसल हम बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस में बड़े बदलाव की, क्योंकि कांग्रेस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बात करेंगे कांग्रेस के उन नेताओं की जिन्हें संगठन के खिलाफ बोलने का खामियाजा भी अब भुगतना पड़ा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने लेटर बम फोड़ने वाले नेताओं पर कहीं ना कहीं अब उनके पर कतरने की कोशिश की है। सोनिया और राहुल के प्रति पार्टी के वफादारों को इनाम मिला है। संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर राहुल गांधी के पसंद के नेताओं को जगह दी गई है, ताकि राहुल की अगली पारी कहीं ना कहीं आसान हो के उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक तबका ये भी आवाज उठा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है, और इस तरह के नेताओं में न सिर्फ एक दो बल्कि पूरे 23 नामों की एक लंबी सूची थी, और ऐसे नेताओं पर कहीं ना कहीं चाबुक चलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। और वहीं यूपी चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कद बढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद को उनके पद से हटा दिया गया है। आनंद शर्मा को कहीं ना कहीं झटका दिया गया है। हालांकि इनको शेष कार्य समिति में बरकरार रखा गया है, लेकिन अब ऐसे में सवाल एक नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कई सवाल हो जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राहुल को पार्टी में एक बार फिर से लाने की कवायद तेज हो गई है? क्या राहुल को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर लाने की कवायद तेज हो गई है? क्या राहुल के रास्ते के कांटे को हटाने की कोशिश लगातार की गई थी और जो अब यहाँ पर सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका।
अनुज आत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मनोज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे अनुज आत्रे जी के साथ, क्योंकि कांग्रेस का दरअसल ये पूरा मसला है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपसे ही इस पर रिएक्शन लूं। क्या देखा जाए और कैसे देखा जाए अनुज जी इस कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव को? क्या राहुल के अगले अध्यक्ष बनने की कहीं ना कहीं पटकथा लिखी जा रही है, कहा जा सकता है? राहुल गांधी जी ने 1 साल से ज्यादा हो गया अपने एआईसीसी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया हुआ जी। और वो निरंतर जो है अभी तक तो अस्वीकार करते आए हैं, जबकि कांग्रेस हमारी वर्किंग कमेटी में भी अभी बार बार उनके नाम पे जो है चर्चा चली, उनसे आग्रह किया गया कि आप संभालिए, लेकिन वो नहीं हो रहे। लेकिन उस सबसे इतर जो है मुझे ये देखने में मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारे विपक्षी दलों को और हमारे मीडिया के बंधुओं को बार बार न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनके लिए किसी प्रकार की भूमिका, देखिए भूमिका की क्यों आवश्यकता पड़ गई है राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनने के लिए? वो तो अध्यक्ष बने हुए थे और अध्यक्ष से इस्तीफा दिए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। बावजूद उसके आज भी अगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उनके अध्यक्ष पद के नाम को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। कोई, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स हो, चाहे हमारे CWC के मेंबर्स हो, चाहे हमारे AICC के पदाधिकारी हो, हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान के हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, या प्रदेश के अन्य कार्यकारिणी के सदस्य हो, या ग्रास रूट लेवल का वर्कर हो, सब लोग एक सुर से जो है चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष बने। तो इसमें कहीं कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन बन सकते हैं। ठीक है, अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, किसी तरह की कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। अगर राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनना है तो किसी तरह की भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों 23 नेताओं को एक लेटर लिखना पड़ता है, ये कहना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि पार्टी में एक बड़े स्तर पर नेतृत्व में संगठन के नेतृत्व में शीर्ष पदों पर बदलाव की जरूरत है? अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्यों आखिर इस तरह के जो नेता हैं वो आवाज उठा रहे थे, आवाज मुखर कर रहे थे? देखिए नेहा जी, मैं अपनी बात करने से पहले आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हैं और जो अन्य दर्शक हैं, कि मूर्ख ही जब सभापति और महिमा मंडित होता हो, अज्ञानी नेतृत्व के आगे देश भी खंडित होता हो, और कांग्रेस भी उसी तरह है जिसका कोई छोर नहीं, और सेनापति को देखकर सैनिक शीश पकड़कर रोता हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि कांग्रेस पार्टी में भले ही रेस में कितने ही लोग दौड़ रहे हों, लेकिन पहले नंबर पे वही आएगा जो लास्ट में पहुंचने वाले हमारे राहुल बाबा हैं। ये ध्यान रखिए आप। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो दिन अब दूर नहीं कि जिस दिन ऐसा समय आएगा कि उस रेस में केवल राहुल गांधी अकेले ही दौड़ेंगे। इनका जो कुनवा है, कांग्रेस का जो कुनवा है, वो धीरे धीरे बिखर रहा है पूरे देश में। ये तो आरोप लगाते हैं कि मीडिया पे भी कह रहे थे भैया कि मीडिया कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। देश जानता है, देश की जनता जान रही है, देख रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी अवधेश जी कर रहे थे। क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि गांधी परिवार जो है कांग्रेस पार्टी की जो सोच है या फिर उसकी जो अध्यक्ष को ढूंढने की एक रिसर्च जिसे कहा जा सकता है और लगातार जिस तरह की कोशिश की जा रही है, क्या वो गांधी परिवार से ही शुरू होती है और गांधी परिवार पर ही खत्म हो जाती है? नेहा जी, बड़ी विषम परिस्थिति है। एक तरफ अभी आप देखिए बिहार का चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां कैंपेन में लग गए, मोदी जी लगातार वहां योजनाएं अपनी स्कीम्स दे रहे हैं, नीतीश भी लगे हुए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो देश की आजादी के बाद लगातार सरकार और सत्ता में रही, शीर्ष की एक बड़ी पार्टी है। अंतर्द्वंद की बातें लगातार इसलिए होती हैं कि 50 के ऊपर और 50 के नीचे, या ये कह सकते हैं कि जो 60 के दशक के ऊपर के नेता हैं वो नीचे के लोगों को बड़े पदों पे नहीं जाने देना चाहते। इस बार देखिए जब पत्र खुल करके जब पत्र आया गुलाम नबी आजाद से लेकर के लगातार चीजें मुखर होना शुरू हुई। देखिए लोकतंत्र अगर ये कहा जाता है कि भाई अच्छा बात भी सही है, आप देखिए सोनिया गांधी अध्यक्ष होंगी या तो फिर राहुल जी होंगे। राहुल जी को जब अध्यक्ष बनाने के बाद तो नेहा जी इसी पार्टी में लोगों ने 2 महीने बाद नारा लगाना शुरू कर दिया, प्रियंका लाओ देश बचाओ। अरे भाई किसी को अगर आपने समय दिया है तो काम तो करने दीजिए। और जब चुनाव देखिए, क्योंकि चुनाव होता नहीं है, अगर चुनाव हो तो जो भी नेता चाहे साउथ के हैं, चाहे वो NCR के हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों के हैं, जिनका जनाधार है, जो लगातार जीत के आते हैं, जब तक ऐसे नेताओं को आप बड़े पदों पर नहीं बैठाएंगे और परिवार वाली नीति से
बाहर नहीं निकलेंगे। जहां पर किस आपके विपक्ष में बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व आपके सामने खड़ा है, लगातार आपकी सरकारें ढहती चली जा रही हैं। जिन सरकार को आपको जनता आपको चुन के देती है, वहां भी आपके विधायक कहीं न कहीं दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और सरकार बीजेपी की बनती। सोचने का विषय है नेहा जी, इस वक्त इस बात का चिंतन नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, बल्कि मुझे लगता है कि राहुल जी को संगठन को मजबूत करना चाहिए और किसी बड़े नेता को जिसकी मॉब में, जिसकी समाज में स्वीकारता है, अध्यक्ष पर त्याग करें, उससे आगे बढ़ें, तब जाके पार्टी खड़ी होगी। नहीं अकेले अध्यक्ष रह जाएंगे, पार्टी में कोई नहीं रहेगा। जी अनुज यात्री जी, राहुल गांधी की जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पार्टी में एक बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, इस बदलाव में राहुल गांधी की आप कितनी छाप देखते हैं? क्या कांग्रेस में वाकई आपको लगता है कि राहुल गांधी के जो रास्ते के कांटे थे उनको साइड कर दिया गया है? देखिए, ये मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी दलों को और भाजपा के लोगों की दिमाग की उपज है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं अपनी पार्टी में निर्णय लेते हैं, अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देते हैं। कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी और पार्टी के नेता तय। राहुल गांधी जी के राह में कोई रोड़ा नहीं है, इनकी मैं जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं। कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो उनके अध्यक्ष पद की राह में रोड़ा हो। अगर कोई रोड़ा है तो खुद उनकी स्वयं इच्छा शक्ति है। जब तक उनकी इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगी, वो अध्यक्ष नहीं बन रहे। इसी कारण से जो है अभी तक जो है इस बारे में निर्णय नहीं हुआ है। आज क्योंकि कोई भी व्यक्ति, तमाम नेता ये चाहते हैं कि क्योंकि जो समय देश में इस समय काल चल रहा है, देश में जो इस प्रकार का एक संकट का स्थिति चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की बीते 6 वर्षों से सरकार ने जिसमें देश में सुनियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, हमारे ऊपर जो है कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो है खतरा लगातार मंडरा रहा है और भयंकर रूप से जो है हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नेगेटिव पर चली गई है। तो इस समय विपक्ष की आवाज उठाने के लिए कोई एक व्यक्ति अगर वही तो एक दिक्कत है कि इस समय इस तरह की विषम परिस्थितियां हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो अपने घरेलू कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस पार्टी में हुए बदलाव की खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अनुज यात्री जी। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने उठाया था, सवाल वही जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन अगर सरकार का ध्यान नहीं है तो मुख्य विपक्षी पार्टी का क्या काम होता है? सर, क्या नहीं लगता कि अंतर कलह से निपटते हुए उन मुद्दों को उठाया जाए जिससे कि जनता प्रभावित होती है? देखो नेहा जी, मैं आपको अभी पहले भी आपने ब्रेक से पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, अंतरकलह। अंतरकलह कहाँ दिख रही है आपको? किसमें अंतरकलह दिख रही है? मुझे नहीं मालूम कि आपको किसने कह दिया अंतरकलह। कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र को अंतरकलह नहीं बोल सकते। अपने विचारों की रखने की आजादी अगर देश में बंद हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो कांग्रेस पार्टी में अभी भी आजादी है। अनुज जी, ये कैसी आजादी है कि लेटर लिखा जाता है जब ये कहा जाता है उन 23 नेताओं की तरफ से कि जो नेतृत्व है उसमें बदलाव की जरूरत है, उनको पद से हटा दिया जाता है, जिस बात की आशंका पहले से ही जाहिर हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिन 1-2 लोगों को अगर एक दायित्व से हटा के दूसरे दायित्व पे लगाया गया है, तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि तमाम 23 के 23 नेता जिन लोगों ने उस पे लेटर पे साइन किए थे सबको जिम्मेदारी सबमिट कर दिया गया। तमाम लोगों को लिया है। कौन से नेता है जिनका दायित्व लेकर उनको दूसरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है? क्यों नहीं? कौन से नेताओं की ऐसी आप बात कर रहे हैं? हाँ, सुन लीजिए, मुझे लगता है आपकी जानकारी दूर इसलिए जितिन प्रसाद जी को दिया गया है, उसमें उनका बार बार नाम आ रहा था, और अरविंदर सिंह लवली जी को दिया गया है, सर जितिन प्रसाद को दिया गया है। सर मैं ये कह रही हूँ, अगर गुलाम नबी आजाद को महासचिव के पद से हटाया गया तो उन्हें ऐसी कौन सी जिम्मेदारी सौंप दी गई? देखिए, केवल आजाद साहब की आप बात करें तो उसमें वो मेरे को लगता है उचित नहीं होगी। आजाद साहब को भी और भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, उनका पार्टी में बहुत सम्मान है और हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट चाहे सोनिया जी हो या राहुल गांधी जी हो, बहुत उनका सम्मान करते हैं। उनकी पूरी सलाह मशवरा से सारे निर्णय लिए गए जाते हैं। और ये जो एआईसीसी की जो भी रिशफलिंग हुई है, इसको आप ये नहीं कह सकते किसी को हटा दिया किसी को बना दिया। ये रिशफलिंग होती है, समय समय पर होती रहती है, हर पार्टी में होती है। और कांग्रेस पार्टी का तो हमें पता है, जो कोई भी व्यक्ति एक पद पर जो है आप लगातार जीवन भर बैठा करके रखेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ी कभी किसी को बैठाया जाता है, कभी दूसरे को बैठाया जाता है, फिर इनको दूसरी जिम्मेदारी जीता दी जाती है। अभी जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव आने वाले हैं, आजाद साहब को वहां की जिम्मेदारी बहुत अहम निभानी है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो प्रभार उनको हरियाणा का दिया हुआ था, वो उस हिसाब से उनको जो है उनके ऊपर प्रभाव कम किया गया है, क्योंकि अब उनको जम्मू कश्मीर पर फोकस करने हैं। अभी चुनाव कुछ ही समय में वहां चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना राष्ट्रपति शासन का डंडा वहां चलाते रहेंगे? और राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल इस समय तेजी पर है। जनता की आवाज वहां उठानी है। कश्मीरियों को जिस तरह से उनको दमन किया गया है, वहां बोलने की आजादी नहीं है, उनको निकलने की आजादी नहीं है। धारा 370 हटाया सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन हटाने के बाद
स्थिति और वहां पर खराब हो गई है। स्थिति बिल्कुल वहां पर जनता के जो है अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां बहुत बेहद खराब हो गई हैं। उसके लिए वहां पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद साहब का बहुत बेहद अहम जिम्मेदारी वहां पर उनको निभानी है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र आप पेश किया जा रहा है कि उनको हटा दिया, उनको बना दिया। ठीक है मनोज मिश्रा जी, जिस बात का जिक्र अभी अनुज जी कर रहे हैं, अनुज यात्रा जी कह रहे हैं कि कई जिम्मेदारियों को लेकर कुछ अहम जिम्मेदारियां दी गई है। सर, आपको इस संगठन में बदलाव के जरिए क्या आपको ऐसे कोई नेता दिखे जो लेटर बम फोड़ने वाले थे, जिनका लेटर बम में नाम था, जिन्होंने संगठन में बदलाव की मांग की थी, अपनी आवाज को मुखर किया था, उनकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें कोई और अहम जिम्मेदारी दे दी गई? क्या आपको ऐसा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख पा रहा है सर। नेहा जी, 5 महासचिव जो वरिष्ठ थे उनको हटाया गया है। ये इनका आंतरिक मामला, मैं नहीं कहना चाहता कि ठीक बात है, आने वाले या होने वाले कश्मीर चुनाव की जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद का दीजिए, बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए राहुल बाबा का पुनः अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ करना, ये साफ किया गया है। दूसरी तरफ देखिए, चाहे जितिन प्रसाद हो या हम किसी की भी बात कर ले, मैंने जिक्र किया था बीच में नेहा उस बात का कि जो लड़ाइयां चल रही हैं अंतर्द्वंद में, वो लड़ाइयां इस बात की कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य को नहीं से स्पेस दे पाए, आज स्थिति क्या हुई। सचिन पायलट का समझौता होते होते कितने दिन में हुआ है हमने आपने देख लिया है। दूसरी बात, कद बढ़ाना और पद बढ़ाना समझ में आता, बहुत सारे ऐसे प्रभारी थे, चाहे वो उत्तराखंड के हों, जिनको आपने हटाया है, नई जिम्मेदारी भी आपने लोगों की थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इसमें जो लोग खुले मंच से चुनाव की बात करते थे, नए अध्यक्ष चुनने की बात करते थे, पार्टी में लोकतंत्र की बात करते थे, कहीं न कहीं उनका पर कतरा गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ठीक भी है, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी पद पर रहते और परिणाम नहीं दे पाते हैं तो पार्टी जरूर बड़े निर्णय लेगी, लेकिन ये समय नहीं था। देखिए, हमेशा अध्यक्ष पद पर सोनिया जी या राहुल जी, आपको अगर याद हो कि दिवंगत राजीव जी के बाद थोड़े दिनों तो इधर उधर चलता रहा, सीताराम केसरी से लेकर बाकी, लेकिन अंततः कहीं न कहीं सोनिया जी के हाथ में ही कमान रही है। अब परिस्थितियां बदल गई है नेहा जी। देखिए, जब आपके सामने जिस भी तरीके की पार्टी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक्शन आपको उस तरीके से लेना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण अडवाणी या डॉक्टर जोशी, अटल, इन सब का इतिहास खत्म हो गया। आज वो कहीं न कहीं मोदी, योगी या अमित शाह या इस तरीके से कहीं वो दिखा, भले ठीक है, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले तय कर लेते, लेकिन इस बात को तो होता है भाई, उनको चुनाव होता है। आपके यहाँ चुनाव करने के बाद कारण क्या है कि आप किसी दूसरे परिवार पर या दूसरे बड़े नेता पे विश्वास नहीं कर पाते, और ये अंतरकलह नेहा जी सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर के, बिल्कुल अध्यक्ष पद को लेकर है। लेकिन सर, मन की बात करने वाले कांग्रेस के नेताओं का फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं हम? भविष्य क्या है उनका? नहीं, देखिए, कांग्रेस मुझसे पूछा ना जवाब मनोज जी से हाँ, इसमें देखिए किसी भी नेता को फ्यूचर के लेकर के मनोज जी से सवाल है सर। अनुज जी, आऊंगी मैं आपके पास। नेहा जी, गुलाम नबी आजाद हो, अंबिका सोनी हो, मल्लिका खड़गे हो या अहमद पटेल हो, ये आनंद शर्मा, ये सब बड़े कद के नेता लंबे समय तक रहे हैं, और ये सब सोनिया जी के बहुत करीबी सलाहकार रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014, तो आप देखिए, बिना इनके मंत्रणा के कुछ निर्णय नहीं होता था। कई बार ऐसी स्थितियां आई, आपने देखा होगा, विधेयक और बिल पेश करने में मनमोहन सिंह को इन सब के साथ बैठ के सामंजस्य बैठाना पड़ा। आज स्थितियां बदल गई, क्योंकि सोनिया जी स्वास्थ्य कारणों से उतनी सक्रिय नहीं रह पाती हैं। उनको लगता है कि एक मजबूत जिम्मेदारी, और जो लोग राह में रोड़ा है राहुल बाबा के, उनको हटाते हुए कम से कम इनकी टीम गठित कर दी जाए, ताकि भविष्य में इनको परेशानी नहीं हो सके। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है अनुज यात्रा जी कि बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई ड्रामेबाजी? अगर हम देखें तो पहले 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं, राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, 3 से 4 महीने का वक्त रहता है, कोई अध्यक्ष नहीं मिलता है, वो कहते हैं गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बना दी जाती हैं, फिर 1 साल पूरा होता है, फिर ये कहा जाता है कि अब गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, फिर एक बार के लिए जो लेटर आता है उसमें बड़े शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग की जाती है, फिर कोई आसपास नहीं दिखता, कोई बड़ा नेता नहीं दिखता, कोई काबिलियत रखने वाला नेता नहीं दिखता, फिर सोनिया गांधी को कमान दे दी जाती है। वाकई क्या बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि ड्रामेबाजी चल रही है क्या?
लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कहती है तो इसमें उनका दोष नहीं है। ये वो राजनीतिक दल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस समय अटल जी और अडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी और वर्तमान में मोदी शाह साहब की जो ये भारतीय जनता पार्टी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सोच में अंतर आ गया। जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करा करते थे, बिल्कुल विभिन्न सोच की पार्टी होगी। आज ये चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक रबर स्टैंप वाला प्रेसिडेंट चल रहा है, उससे पहले भी एक जो है वन मैन शो और टू मैन आर्मी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, केवल वही चीज इनको जायज लगती है कि सब दलों में वही हो। लेकिन हमारे यहाँ इनको बेचैनी हो रही है कि मजबूत अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के रूप में एक मजबूत अध्यक्ष थे, अब सोनिया जी के रूप में जो है दोबारा से एक मजबूत इंतरिम अध्यक्ष हैं, और तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं आखिर कैसे अपनी इतनी खुल करके बात कर लेते हैं, खुल करके अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं कि अध्यक्ष बनाने के लिए विचार कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी परंपरा है नहीं। किसने देखा है पंजाब में कैप्टन किसी को सुनते हैं क्या? जरा पूछिएगा। बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए। किसने देखा है भारतीय जनता पार्टी के किसी तरह का प्रोसेस फॉलो होते हुए? किसने देखा है वहां पर चुनाव की बात सुनते हुए, चाहे जेपी नड्डा जी बने हो, चाहे अमित शाह जी बने हो, उससे पहले राजनाथ सिंह जी बने हो? किसने देखी है उस परंपरा को? किसी ने नाम की चर्चा किसी से पूछा, किसी पार्टी के नेता से, किसी कार्यकर्ता से? मोदी जी ने बता दीजिए किसी से चर्चा की हो? सब लोगों के लिए एकदम से सरप्राइज नाम आया जेपी नड्डा, उससे पहले सरप्राइज नाम आया अमित शाह, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं है। और हमारे यहाँ अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र कायम है पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र, तो इसको ये ड्रामेबाजी लगती है। तो ये शब्द इनको मुबारक हो। हमारे यहाँ हम लोग इस चीज से खुश हैं। ठीक है अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं अनुज जी, फिर क्यों आपको ड्रामेबाजी लगती है सर? देखिए, ड्रामेबाजी हमें नहीं लगती नेहा जी, ये पूरा देश देख रहा है और जानता है। ये जो फेरबदल जो होते हैं ना, ये कभी माँ अध्यक्ष बन जाती है, कभी बेटा अध्यक्ष बन जाता है। और ये जो फेरबदल हुआ है, ये केवल इसलिए हुआ है कि राहुल गांधी को ताजपोशी मतलब की जा सके, राहुल गांधी जी की। इसीलिए जो कमेटी बनी है 6 लोगों की, वो उन्हीं लोगों की बनी है जो जी हजूरी करते हैं, और उनको बाहर किया गया है जो अपनी बात रखने का दम रखते हैं। एक बात बताइए, क्या ये 2 माँ बेटे के अलावा कोई मतलब अध्यक्ष बनने लायक नहीं है क्या? सचिन पायलट है, सिंधिया जी थे, इनका कोई वो हक नहीं है क्या? इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पार्टी के लिए दी, इन्हें क्या मिला? अनुज जी बैठे हैं यहाँ पे, कब से जुड़े हुए पार्टी से, क्या मिला आपको? बात करते हैं भाजपा की। भाजपा में जो जमीन पे कार्य करता है वो ऊपर तक चलता है, आज तक देख लीजिए रिकॉर्ड आप। सर ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है ना, तो फिर नकवी जी को ऐसा क्यों लगता है कि ड्रामेबाजी चल रही है? उमा भारती को क्यों ऐसा लगता है कि स्वदेशी अध्यक्ष होना चाहिए? सर जब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, फिर बीजेपी को क्यों इतनी दिक्कत है? नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं करती, किसी के घर में नहीं घुसती है। ये तो इनके घर की बात है। ये तो कभी माँ ऊपर मतलब बैठ जाती है, कभी पद पर, कभी बेटा बैठ जाता है, इनके अलावा कोई नहीं बैठता। और इन्हीं की एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, बस। ये अब पूरा देश जान चुका है। ये कितने भी ड्रामेबाजी कर ले, ये कहते हैं पार्टी कह रही है, पार्टी नहीं। आप अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये देश देख रहा है। नहीं तो इस तरह की अगर आप बातें करेंगे सर, तो अब अभी तक का इतिहास उठा के देखिए ना कि क्या कांग्रेस में कोई गांधी परिवार से हटकर अध्यक्ष नहीं बना है क्या? जो इस तरह की बातें आप बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई उन्होंने कांग्रेस छोड़ी 1939 में। 1939 की बात कर रहा हूं मैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी थी। 1951 में आचार्य कृपलानी ने छोड़ी थी, 1956 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने छोड़ी थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं इतिहास बताऊं तो पूरा दिन यहाँ पे डिबेट में चला जाएगा। क्या बताऊं, पूरा दिन चलता है इसका। तो जब कोई आवाज उठाता है ना, उसको जाता है। जब आवाज उठाता है उसको एकदम बाहर रखा जाता है कांग्रेस। अनुज जी, क्या ऐसा है क्या कि आवाज उठाने वालों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक्शन ले लिया जाता है, और जो बागी जो कहीं ना कहीं जिन्होंने आवाज उठाई थी, अब उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये बहुत नकारात्मक सोच है जो इस प्रकार की जो लोग बात करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने ये वो लोग हैं जो अपने काम से मतलब नहीं रखते, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसमें तांग-झांक जरूर करते हैं। ये किसने कहा कि जिन लोगों ने चिट्ठी दी उन पे कार्रवाई हुई है? और क्यों कार्रवाई होगी? कोई गलत चिट्ठी तो ये तो एक मीडिया के सर्कल में उड़ाई इस तरह की, क्योंकि ये पार्टी का मामला है सर, ये किसी परिवार का मामला नहीं है, ये पार्टी का मामला है, और इससे आम जनता को भी फर्क पड़ता है सर, हर किसी को फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी में अगर संगठन में बदलाव होगा तो आम जनता उसे किस तरह से देखती है, ये बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर है और मायने रखता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, और मायने है भी और महत्वपूर्ण है भी। और जिस तरह से आज ये सोनिया जी ने अपना एक एआईसीसी का संगठन का जो डिक्लेयर किया है, जिसमें 9 जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं,
22 CWC के मेंबर और जो 28 स्पेशल इनवाइटी उसमें मेंबर्स का डिक्लेयर किया है, इसमें सब लोगों को जोड़ के अनुभव के आधार पर और पूरा क्षेत्र के हिसाब से इसमें बहुत सुंदर गठजोड़ बना है। कहीं किसी को, कांग्रेस पार्टी में तो किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। एक आवाज बता दीजिए किसी नेता की। सर ये आवाज ही तो थी कि तेज नेताओं ने लेटर लिखा है, ये आवाज ही तो थी कि वो सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे, उनको मिलने का वक्त मांग रहे थे, उन्हें वक्त नहीं दिया गया। विरोध तो जरूर आ रहा है। जिन लोगों को कोई विरोध नहीं है, जो पार्टी में है, उनको कोई विरोध नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के अंदर ही तो विरोध है, तभी तो ये आवाज उठ रही है। ये पार्टी के अंदर विरोध नहीं था क्या? ना आप किसने आवाज उठाई है? किसने आवाज नहीं उठाई सर? ये जो 23 नेता है वो जब सोनिया गांधी से मिलने जाने के अनुमति मांग रहे थे कि हमें वक्त दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी गई। जब लेटर लिखा गया तो मुलाकात हुई, उससे पहले भी मुलाकात हुई है। कौन कहता है नहीं मुलाकात? फिर लेटर लिखने की क्यों जरूरत हुई? और अगर ये लेटर लिखा गया तो ये चाबुक चला के क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिख के कोई सलाह देना, कोई उनको उनसे किसी प्रकार का मशवरा देने में कोई बुराई नहीं है। उसमें कहीं किसी की कोई बुराई नहीं की गई है, कोई किसी का विरोध नहीं की गई है। उन्होंने अपने सलाह दिया और उन्हीं की चिट्ठी की सलाह के ऊपर ये भी हुआ है। अगर आप देखें जो कल की जो ये एक तरह से पुनर्गठन किया गया एआईसीसी का, जो काफी समय से ड्यू था, जो ये रिशफलिंग हुई है, उसी चिट्ठी के बाद हुई है। और अभी पूरा संगठन पे जो है ऊपर से लेके जमीन तक जो इन लोगों ने मांग की थी, जो गुलाम नबी आजाद साहब ने मांग की थी, पार्टी उसी पर काम कर रही है। तमाम जो है पूरी उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नीचे ब्लॉक लेवल से लेके, जिले लेवल से लेके, प्रदेश लेवल से लेकर के, एआईसीसी लेवल से लेकर के पूरा संगठन में जो है कहीं ना कहीं बदलाव की और कहीं ना कहीं रिशफलिंग की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही इन लोगों ने मांग की थी और वही कांग्रेस अपना कर रही है और ये हमारा आंतरिक मामला है। सर बात आज हो रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से संगठन में बदलाव किया गया है उसकी आज हम लगातार बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनोज मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि बागियों को, इस बदलाव के जरिए बागियों को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? कड़ा संदेश, और राहुल के जो भी चाहते हैं उनको कहीं न कहीं मजबूत करने की पूरी कोशिश की। आप बताइए, रणजीत सुरजेवाला हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, पार्टी महासचिव भी हैं, वर्किंग CWC कमेटी में भी हैं, और लगातार, तो मैं एक का नाम इसलिए ले लिया कि भाई डॉक्टर साहब वही कैप्टन पंजाब में राहुल जी को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने मना किया था कि राहुल जी की हमको कोई रैली, कोई सभा नहीं चाहिए, आपका आंतरिक मामला है। लेकिन जब बात पटल पे आएगी, क्योंकि बड़ी पार्टी है, तो उस पर चर्चा होगी। नेहा जी, दूसरी तरफ जिस तरीके से चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो सुगोगला हो, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, तो अभी नए तरीके से CWC के अंतर, फिर पार्टी का गठन, फिर 5 महासचिव को हटाया जाना, राज्य प्रभारियों को बदला जाना, इन सब चीजों से इशारा इस बात करता है कि राहुल जी विगत 20 दिनों पहले जो एक लेटर बम फूटा, उसका परिणाम लोगों को आज भुगतना पड़ा। ठीक है, अलग बात है कि चूंकि आप इतना नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं गुलाम नबी आजाद, एक लंबा समय उन्होंने बिताया पार्टी के साथ में, तो कश्मीर में, जम्मू में आपको उनकी जरूरत है, लेकिन आपने दिखाने की कोशिश जरूर की है कि पार्टी में अनुशासन, या कहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठेगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जबकि आपकी पार्टी में पुनः, मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि एक समय हुआ करता था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी सरकारें हुआ करती थी, कई राज्यों में और उत्तर राज्यों में स्पेशली सब आप ही की सरकार थी। धीरे धीरे करके 2014 के बाद परिस्थितियां बदली और एक एक राज्य रहता चला गया। और नेहा जी, आप थोड़ा पीछे जाना चाहें, नेहरू जी ने तो इंदिरा जी को अपने समय रहते स्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन इंदिरा जी के आकस्मिक निधन के बाद राजीव गांधी का आना, और राजीव गांधी की हत्या के बाद फिर एक लंबा गैप रहा है। आप देखिए, सोनिया जी को उस दौरान ये बयान था कि ना राजनीति में हम खुद आएंगे, ना हमारे बच्चे आएंगे। लेकिन जब गांधी परिवार से कांग्रेस अलग रही है, नरसिम्हा राव से लेकर के मिस्त्री तक, या हम इसकी बात कर ले आपके केसरी तक, बड़ी बुरी परिस्थिति, चूंकि नीचे के जो लोग हैं, कैडर के जो लोग हैं, प्रदेश पदाधिकारी में जो लोग हैं, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनको छोड़ करके सर्वमान्य नेता तैयार नहीं होते हैं। पार्टी में नया विवाद खड़ा हो जाता है और यही वजह है कि बार बार अध्यक्ष पद पर इनको चुना जाता है और पार्टी इन्हीं की जिम्मेदारी पर रहती है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा मनोज मिश्रा जी आपसे, क्योंकि
इस बदलाव में आप क्या इसका पैमाना मानते हैं, क्या इसका आधार मानते हैं? क्योंकि अगर आपने अभी जिक्र किया रणदीप सुरजेवाला का, कैथल से अभी 2019 में लोकसभा चुनाव हारे हैं और उनको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 अहम जिम्मेदारियां दी गई है। कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है, महासचिव उन्हें बनाया गया है। ये क्या पैमाना है सर? आपको क्या लगता है कि ये जो नेताओं को अभी अहम जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए क्या आधार देखते हैं आप? नेहा जी, एक टीम होती है नेता राहुल गांधी के साथ, जैसे एक बड़ा है, मतलब एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में, एक अच्छे विश्वसनीय के रूप में रणदीप सुरजेवाला ने अपनी जगह बना ली है। जबकि एक टीम हुआ करती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लें, सचिन पायलट ले लें, जितिन प्रसाद ले लें, लेकिन विगत दिनों आपने देखा, और वो भी मैं फिर कहना चाहूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए चले गए क्योंकि वहां पर अपने पिता पुत्र के इस्टेब्लिशमेंट में जो नेता जनाधार के नेता हैं, उनको अपना भविष्य खतरे में दिखता है। सचिन पायलट इस्टेब्लिश कर गए, क्योंकि लगातार उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और वो उनको लगा कि हम गहलोत के साथ स्टैंड कर पाएंगे। फिर बात कर लें, जैसे अभी आपने रणदीप सुरजेवाला का जनाधार देखा जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं है, चुनाव हार जाते हैं, लेकिन केंद्रीय कार्यालय में उनका लगातार बढ़ता कद, हमने मोतीलाल वोरा को देखा, अंबिका सोनी को देखा, बाकी लोगों को भी देखा है। और उसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि राहुल अपने सबसे करीबियों में आज रणदीप सुरजेवाला जाने जाते हैं। कहीं कोई संकट किसी तरीके का आता है, चाहे विधान परिषद के चुनाव में, चाहे राज्यसभा के चुनाव में, या सरकारें बनने बिगड़ने में, तो वहां पर जाकर के राहुल की तरफ से मोर्चा रणदीप सुरजेवाला ही संभालते हैं। अच्छी बात है। मैं अंत में ये कहूंगा नेहा जी कि अगर कहीं न कहीं राहुल जी को आने वाले समय में अध्यक्ष बनाया जाता है, बिल्कुल बनाए, लेकिन अब आप बूथ से लेकर के केंद्र स्तर तक कुछ दिन तक इस्टेब्लिशमेंट रखें और उस पर काम करने दें और उसका परिणाम आने दें, क्योंकि जनता बड़ी उहापोह की स्थिति में, एक तरफ कोरोना की महामारी है और लगातार चुनाव है। अगर आप देखिए तो बिहार के बाद, चाहे वो आसाम की बात कर लें, चाहे हम बंगाल की बात कर लें, और इन सब जगहों पे कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार रहा है जो खिसक चुका है। ठीक है अवधेश जी, एक सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि अब कांग्रेस में क्योंकि बुजुर्ग वर्सेस युवा दिखाई दे रहा है, बीजेपी में भी इससे अछूती नहीं है, बीजेपी में भी इस तरह की चीजें निकल के सामने आई है। ना सिर्फ अडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, और अब फिर दूसरों पर उंगली उठाना या दूसरी पार्टियों पर उंगली उठाना, क्या ये सही है क्या? देखिए, उंगली भाजपा नहीं उठाती, ये आप भी जानते हैं, देश जानता है। जब भी उठाते हैं कांग्रेस वाले उठाते हैं। आपने देखा होगा सचिन पायलट छोड़े थे, ये कह रहे थे कि भाजपा भड़का रही है, ठीक है, जबकि कोई भाजपा कोई कार्य नहीं था उसमें। दूसरी बात रही, अगर आप कह रहे हो बूढ़े जवान की बात कर रहे हो, तो भाजपा में हर किसी का सम्मान बराबर है, चाहे छोटा है बड़ा है। कार्यकर्ता अगर बूथ लेवल का है उसकी भी उतनी इज्जत है जितनी राष्ट्रीय लेवल की है। और मैं बताना चाहता हूं, अनुज जी बैठे हैं, कि जब तक कांग्रेस पार्टी इनकी नेहरू गांधी वाड्रा परिवार के गिरफ्त से बाहर नहीं आएगी, तब तक इनके फेरबदल ऐसे ही चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एक परिवार की पार्टी है, इन्हें कभी बेटा बनना है, कभी मां बननी है अध्यक्ष, तो उसमें क्या होता है, इनकी कमी नहीं है। आरोप तो बीजेपी को भी लगते हैं कि अब बीजेपी मतलब मोदी हो गया, मोदी मतलब बीजेपी हो गए। नहीं, देखो मोदी, मैंने क्या कहा, भाजपा पार्टी में जो नीचे का जब प्रचंड बहुमत किसी नेता के नाम पर मृत्यु तो लगातार निकाला नहीं जाता, वहां सबके सुनते हैं, वहां सबके सुनकर बात रखी जाती है, सबकी बात को सुना जाता है। वहां पे कांग्रेस पार्टी में किसी की बात सुनी जाती। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ लिख के दिया था, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने फाड़ के फेंक दिया था। ऐसा भाजपा में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत होती है, सम्मान होता है, जितना बड़े का होता है। और ये इनकी कमी नहीं है अनुज जी की, ये केवल ये कांग्रेस के संविधान की कमी है, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से एक महिला पार्टी के अध्यक्ष है। चल ठीक है सर, बीजेपी में क्या होता है, भाजपा में क्या होता है, 10 मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है जिसके हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो चीजें चल रही है, बीजेपी में भी वो चीजें हम देख चुके हैं पहले। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है अनुज आत्रे जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग वर्सेस युवा हो रहा है, और ये क्या माना जाए, ये खाई लगातार गहरी होती जा रही है, और इस फेरबदल में भी वो सब चीजें देखने के लिए मिली। देखिए, यहाँ गलत, फिर बाद में मैं बोलूंगा नहीं, ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोई कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग वर्सेस युवा नहीं है। हमारे यहाँ बुजुर्ग और युवाओं का एक मेल है, एक जो है गठजोड़ है, जिसका एक पार्टी का एक जीता जागता समूह है। और जो अभी जिस तरह से रिशफलिंग हुई है, इसमें भी आपने देखा होगा, क्या इसमें बुजुर्ग नेता नहीं है? क्या बुजुर्ग नेताओं को इसमें
जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं। और उसके साथ साथ कहीं युवाओं को भी जो है इसमें नेतृत्व दिया गया, युवाओं को भी आगे आने का उनको अहम जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी ऐसी, अभी मेरे साथी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए यहाँ पे हमारे को शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि कहना आसान है दूसरों को, और इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, इनके यहाँ तो रिशफलिंग होती नहीं है। जब से राजनाथ सिंह जी हटे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 2014 ये बता दें कि 2014 से लेकर के आज 2020 आ गया, इन 6 सालों में आपने क्यों नहीं अपना भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन में फेरबदल किया है? अभी तक जो बना आया था वही टीम अमित शाह जी की चली, उसके बाद वही टीम लेकर के नड्डा जी चले आ रहे हैं। आपके यहाँ क्या और नेताओं का अकाल है क्या? या आपके यहाँ ये करने की पता नहीं है कि जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वही परमानेंट चलते आएंगे? क्या उससे पहले अध्यक्ष के साथ साथ नई टीम नहीं बना करती थी? अब सोनिया जी ने रिशफलिंग की है, जो नेताओं को बरसों से जिम्मेदारी दी गई थी उनको दूसरी जिम्मेदारी की तरफ डाला जाएगा, और जिन लोगों को और आगे दूसरे लोगों को मौका दिया जा रहा है, यही पार्टी का नाम होता है, यही राजनीतिक दलों का काम होता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा तो आपको विचित्र लग रहा होगा, लेकिन हमारी प्रथा यही है कि हमारे यहाँ नया लोग को भी मौका दिया जाता है और अनुभवी लोगों को भी साथ लेके चला जाता है, और उनके साथ साथ जिम्मेदारियों का बदलाव भी किया जाता है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह की मांग उन 23 नेताओं की तरफ से की गई थी उस तरह का कुछ बदलाव हुआ है पार्टी में, या ये अलग ही छवि बयां कर रहा है? नहीं नेहा जी, जरूर पार्टी को बदलाव हुआ है, और प्रदेश प्रभारियों से लेकर के CWC और महासचिव पदों पर बदलाव बिल्कुल हुआ है। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बीच में बोल रहे थे, भाई हम लोगों ने संजय जोशी और गोविंदाचार्य और उमा भारती को भी देखा है, जब जिस नेता के नाम पे बहुमत आती है उसकी मनमर्जी चलती है, और सारी पार्टियों में इंदिरा जी ने भी अपनी मनमर्जी बहुत दिनों तक की है। आज 2014 के बाद क्योंकि प्रचंड बहुमत आपको मिला हुआ है, तो ये मत कहिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बहुमत है तो नेताओं को समायोजन करने का स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है। कांग्रेस आज अपने बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए हमारा सवाल उससे ज्यादा होता है। लेकिन नेहा जी, मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके से बदलाव करने की कोशिश की गई, वाकई में ये बड़ा कदम है, कड़ा कदम है, और इस बड़े और कड़े कदम पे अगर कांग्रेस पार्टी चलती है और आने वाले समय में राहुल जी को पूरी तरीके से कमान दी जाती है, क्योंकि जब आप अपने अंतिम पायदान पे होते हैं तो आपको पाने के लिए बहुत कुछ होता है, कांग्रेस को खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस लगातार खोती चली जा रही है, पहले देश खोई फिर प्रदेशों में खोती जा रही है, और उसका एक बुरा अनुभव यह है कि जिन राज्यों में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही वहां पर नेताओं के बीच के आपसी तालमेल कह लें, या पदों के बंटवारे को कह लें, या दूसरे शब्दों में कह लें कि संगठन और सरकार में बैलेंस नहीं बैठ पाने की वजह से जो खामियाजा कांग्रेस भुगती है, दोबारा उसके साथ नहीं हो, इसके लिए मजबूत निर्णय लेने पड़ेंगे। और ये निर्णय स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी कुछ और कुछ और कहे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला। लेकिन जहां तक रही बात, अब अगर राहुल जी, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए चुनाव कहीं न कहीं आपके क्षेत्र का या आपकी लोकप्रियता का पैमाना होता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब आप चुनाव हार जाते हैं तो स्वेच्छा से त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र देने के बाद फिर वही 3 महीने 6 महीने मान मनोबल हो जाए, फिर आप अध्यक्ष बन जाएं, तो त्याग पत्र देने की जरूरत क्या थी? इस प्रयोग के बाद, बस 30 सेकंड, इस प्रयोग के बाद अगर आने वाले चुनाव में आपको करारी हार मिलती है तो जनाधार से नेता उठाइए और काम करिए, तब जाके पार्टी खड़ी होगी। ठीक है। अब क्या नहीं लगता अनुज अत्रे जी कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की अब कांग्रेस पार्टी में जरूरत है, जो कि वाकई चुन के आई हैं नेता, जिसको जनता पसंद करती है, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिस बात का जिक्र वो तमाम नेता भी कर रहे थे, जो कि जिन्होंने लेटर लिखा था सोनिया गांधी को कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए जिनका जनाधार है पार्टी में? निश्चित तौर पे इसमें कोई बुराई नहीं, जनाधार वाले नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और जनाधार वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो लोग जनाधार वाले हैं, जो पब्लिक के लीडर्स हैं, जो मासेस के लीडर्स हैं, उनको बिल्कुल कार्यकारिणी में जगह दी गई है, उनको जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया, CWC में भी लिया गया है, कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है, और अन्य जिम्मेदारी भी। तो इसमें ये कौन सी नई बात है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा होता है। ये अलग बात है कि जनाधार वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के जब से मोदी जी और शाह साहब का जो आगमन हुआ है उनको घर बैठाया। जनाधार वाले नेताओं को आगे बढ़ाने अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगता कि संगठन में बदलाव के साथ ही ऐसी छवि भी देखने के लिए मिल रही है जो कि राहुल के करीबी है, जो कि गांधी परिवार के करीबी है, उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है? अगर देखिए, हमारे राहुल गांधी जी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं ऑयल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और अभी भी वर्तमान में
जो है पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनके करीब होना कोई गलत बात तो है नहीं, अपनी पार्टी के नेता के नजदीक होना उसमें कौन सी खराब बात है? मुझे तो समझ नहीं आता कि इसमें क्या, किसको आपत्ति है या किसको खराब। ये तो अच्छी बात है। आप सोनिया जी के नजदीक होंगे, बड़े नेताओं के नजदीक होंगे, गुलाम नबी आजाद साहब के नजदीक होंगे, कहीं ना कहीं अहमद पटेल साहब के नजदीक होंगे, तो ये अच्छी बात है। उसमें क्या, कपिल सिब्बल साहब के नजदीक होंगे, तो सब लोग अजय माकन जी के नजदीक होंगे। कहीं ना कहीं जब आदमी नजदीक होता है तो अपनी कार्यप्रणाली दिखा पाता है, उसी के तहत उनको आगे जिम्मेदारियां मिलती हैं। ठीक है अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, कि हमारे यहाँ पे तो बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया जाता है। सर आपको याद होगा लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के विशेष ट्रेनिंग कैंप में बीजेपी ने अपने कॉडर को विचारधारा से विपरीत जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की अपील की थी और ये कहा था कि अगर इस तरह से विचारधारा के विपरीत आप जाएंगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और उदाहरण लालकृष्ण आडवाणी का दिया गया था। सर अगर इस तरह के सम्मान की आप बात करते हैं तो कह सकते हैं कि बीजेपी में भी सम्मान होता है बुजुर्गों का? बताना चाहूंगा आपको, आप जो कह रहे हैं शायद हो सकता है गलत हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि भाजपा में सबका सम्मान बराबर होता है। ऐसा नहीं। सर कहाँ से गलत लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है आप अपडेट नहीं है या आपको ये नहीं पता कि 2019 में ट्रेनिंग कैंप में क्या हुआ था। क्या होता है देख मैं बताऊं आपको, सम्मान क्या होता है। सम्मान क्या होता है? सम्मान ये होता है कि ये कहा जाए कि अगर आप पार्टी की विचारधारा से अलग जाएंगे तो आपको आडवाणी की तरह परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। सम्मान क्या होता है? सम्मान बताइए मुझे। पीएम बने तो पैर छूने जाते हैं, पैर छूते हैं आडवाणी जी के, और कांग्रेस में मोतीलाल वोरा जैसे बड़ी उम्र के लोग पैर छूते हैं राहुल गांधी जी के। कितना अंतर है? किसने बोला पैर छूते राहुल गांधी जी? ये गलत बात। देखिए ये गलत बात बैठ करके यहाँ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बात। शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात बोलने। ये आप क्या है कि लालजी का नाम बताइए कि ये और कोई अध्यक्ष नमस्ते का जवाब नहीं देते। कांग्रेस में इस तरह का झूठ बोल करके आप एक बड़े नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है नेहा जी इस तरह की अगर आप वक्ताओं को बैठाएंगे और वो झूठ बोलेंगे तो ये बहुत शर्म की बात है। आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि आपके चैनल पर बैठ के एक उदाहरण बता दीजिए। आप एक उदाहरण बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ मान्यवर। आप ये कह रहे थे झूठ मत बोलिए, ये झूठ बोलने की रोटी खाना बंद कीजिए, अफवाहें उड़ाना। झूठ नहीं, झूठ कांग्रेस बोलती है, ये क्या जानता है? आप लोग बोलता है ये सब जानता है, इसीलिए नकारा है लोकसभा में, नकारा भरी सोच है जनता ने। सर मैं सवाल पूछ लूं वाली सोच है आप लोगों की। अवधेश जी सोच आपकी गलत है, ये देश जानता है। पूछिए ना किसी से, आपको नकारा क्यों है? जब अमेठी जो है इनकी विरासत थी। अरे बताइए ना एक उदाहरण दीजिए, राहुल गांधी जी के पैर छुए मोतीलाल। अरे शर्म आनी चाहिए आप। अरे आप बताइए ना, मोतीलाल वोरा जी की जो है बड़ी उम्र के हैं। एक सेकंड, ये संस्कार आप लोगों के होंगे। अमेठी से क्यों भागे राहुल गांधी? क्या डरता उन्हें? आपको जानकारी के लिए दे दूं मान्यवर, राहुल गांधी जी ने अपने आवास पर लिख करके लगा रखा है। बड़े उम्र के नेता तो छोड़िए, छोटी उम्र के नेताओं से भी पैर नहीं छुआते हैं वो। एक सेकंड, वो अकेला ऐसा नेता है इस देश में जिन्होंने अपने घर पर बाकायदा लिख के लगाया हुआ है पैर न छुए। अकेला नेता है, मैं जानता हूँ नेता है, इसलिए तो अध्यक्ष पद पर रहता है। झूठ बोलने की आदत हो गई। बढ़िया कोई है नहीं। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है, पैर छूना और ना छूना ये हमारा आज का मुद्दा नहीं है सर। इस पे डिबेट को मत खत्म करने दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जब गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते आए हैं और ये भी कहा जा रहा था कि 2019 का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन ना उन्होंने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बावजूद इसके उनकी टिकट काट दी गई। ये सम्मान है क्या सर? उन्होंने उनसे राय ली गई थी और उन्होंने खुद से ही कहा था कि मतलब अगर पार्टी जो कहेगी वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें काटा गया। मनोज मिश्रा जी, उनका पूरा सम्मान दिया गया। उनके जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी हमारे, तो उनके पैर छूने गए थे घर पे, उनको पूरा सम्मान दिया उन्होंने। ये खींचतान है सर, मनोज जी ये खींचतान है पार्टियों में। देख लीजिए आप समझिए कि हर कोई ये कह रहा है कि हमारी पार्टी में तो बुजुर्गों का सम्मान है, लेकिन क्या नतीजा है और क्या असलियत है ये आपके सामने आप बखूबी जानते हैं। नेहा जी मैं बस यही तो पूछना चाह रहा हूँ भाजपा प्रवक्ता से, क्या आडवाणी जी मोदी जी के पैर छूने से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, आडवाणी जी बहुत खुश हैं। क्यों 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 ऐसी बात कर रहे हैं जो बड़े नेशनल चैनल पे? नहीं ये सच्चाई है, आप कैसे कह सकते हो खुश नहीं है? आप कब से मिले थे बताइए आप? 25 साल का अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल तक कवर करता रहा हूं मित्र। उस पर हम नहीं जाते हैं, हम मुद्दे पे आ जाते हैं। नेहा जी जहां तक रही बात राहुल जी का
पैर छूने को लेकर बोरा जी की उम्र बहुत ज्यादा है, बड़े कद के पद के नेता रहे हैं, प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, और इस तरह की बातें करना मुझे लगता उचित नहीं लगता है। आप किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप करिए, पर मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस ने बड़े दिनों बाद अपने पार्टी कैडर में बड़े नेताओं पर, गुलाम नबी आजाद या बाकी लोगों पर जिस तरीके के निर्णय लेकर के नए लोगों पर या कुछ लोगों में बदलाव करने की कोशिश की गई है, ये विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं चलिए उम्मीद यही कर लेते हैं मनोज जी कि इस बदलाव के साथ ही कांग्रेस के भी अच्छे दिन आएंगे। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं कि देश के अच्छे दिन आएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के भी अच्छे दिन आए और एक बेहतर विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस अच्छे तरीके से निभाए। बहरहाल इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। स्पेशल एडिशन में इतना ही, नमस्कार।